नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद मिडिल ईस्ट के इस पावरफुल मुस्लिम मुल्क में नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए 28 जून को वोटिंग हुई, लेकिन फिर भी नए राष्ट्रपति को लेकर फैसला नहीं हो सका। यूं तो ईरान में असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है और अयातुल्लाह अली खामनेई इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति इस मुल्क में यानी ईरान में चुना हुआ सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। और एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में हर ओर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तब ईरान जैसे देश में प्रेसिडेंट के चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ईरान में राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, कौन कौन नए राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, किसे ईरान के सुप्रीम लीडर की नापसंदगी की वजह से रेस से बाहर कर दिया गया और अब ईरान के नए प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले आपको वो वजह बताते हैं जिसके चलते वोटिंग के बावजूद ईरान में नए प्रेसिडेंट का फैसला नहीं हो सका। दरअसल ईरान के लीडर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद नया प्रेसिडेंट बनने के लिए 4 प्रत्याशी फाइनली मैदान में थे, जिसके लिए ईरान के वोटर्स ने 28 जून को अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग किया। लेकिन इस मतदान से नए प्रेसिडेंट का फैसला नहीं हो सका क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिल सके। ईरान के गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में तकरीबन 24.5 मिलियन लोगों ने वोट डाला था, जिनमें से मसूद पेजेशिकियान को सबसे अधिक 10.4 मिलियन वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सईद जलीली जिन्हें 9.5 मिलियन वोट मिले। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर 3.3 मिलियन वोट्स पाकर तीसरी पोजीशन पर रहे। ईरान में इस बार बेहद कम यानी महज 40% वोटर्स ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया था। अब इस नतीजे को 12 मौलवियों वाली गार्डियन काउंसिल को भेजा जाएगा, जो इसे रिव्यू करेगी। ईरान के नियम के मुताबिक अगर किसी भी उम्मीदवार को चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो फिर दूसरे राउंड की वोटिंग होती है, जहां सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होता है। पहले राउंड के चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद जो भी पहला शुक्रवार होता है उस दिन दूसरे राउंड का मतदान किया जाता है। यानी अब मुकाबला मसूद पेजेशिकियान और सईद जलीली के बीच होगा। ये दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे की विपरीत विचारधारा को मानने वाले हैं, ऐसा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है। पहले राउंड में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले सांसद मसूद पेजेशिकियान कार्डियक सर्जन भी हैं। उनकी इमेज एक उदारवादी नेता की रही है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का करीबी माना जाता है। वो खुले तौर पर कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर कितने बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। पेजेशिकियान का मानना है कि किसी के भी पास मोरल पुलिसिंग का हक नहीं होता है और खुद को रूहानी और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी जैसे सुधारवादी लोगों के साथ वो जोड़ते हैं। 2009 के ग्रीन मूवमेंट के विरोध का नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ भी वो खुद को जोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सईद जलीली को कट्टरपंथी खेमे का प्रत्याशी माना जाता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के वे काफ़ी करीबी हैं। इसके अलावा उन्हें देश के जो पावरफुल अर्धसैनिक बल है IRGC, उसके साथ भी उनके ताल्लुक काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं। जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जिनकी मौत हुई थी, उनके भी ये करीबी थे। 2021 के चुनाव में इब्राहिम रईसी का समर्थन करते हुए इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था राष्ट्रपति पद के चुनाव से। सईद जलीली राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग यानी NSC के पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। वो ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार रह चुके हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर जो डील हुई थी, उसकी बातचीत में भी एक मेन भूमिका निभाई थी। परमाणु हथियारों को लेकर उनका रवैया काफ़ी अग्रेसिव है, आक्रामक है। अब हम आपको बताते हैं कि ईरान के सिस्टम में राष्ट्रपति का रोल होता क्या है। ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है कि वहाँ सुप्रीम लीडर ही सबसे ज़्यादा मजबूत है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, उनके बाद राष्ट्रपति का नंबर आता है, फिर जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्डियन काउंसिल और फिर आर्म्ड फोर्सेस का नंबर आता है। सुप्रीम लीडर के बाद राष्ट्रपति ईरान के सबसे बड़े निर्वाचित अधिकारी होते हैं। सबसे ताकतवर शख्स भी राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम लीडर के बाद। ईरान में राष्ट्रपति डे टू डे के जो सरकारी कामकाज होते हैं उसको निभाते हैं। साथ ही घरेलू पॉलिसी और विदेशी मामलों पर भी राष्ट्रपति का थोड़ा बहुत दखल रहता है, लेकिन सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसलों पर राष्ट्रपति की पावर काफ़ी लिमिटेड होती है। राष्ट्रपति का जो आंतरिक मंत्रालय है, जो गृह मंत्रालय है, वो नेशनल पुलिस उसके तहत आती है, लेकिन उसके कमांडर की जो नियुक्ति होती है
उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सुप्रीम लीडर करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते। सुप्रीम लीडर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन को ताकत के साथ खत्म करने के लिए आदेश दें तो राष्ट्रपति को उनकी बात माननी होती है, ये उनकी मजबूरी होती है, वो बाध्य होते हैं। दरअसल ईरान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहाँ सुप्रीम लीडर का पद सबसे ज़्यादा अहम है और 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद से लेकर अभी तक बस 2 ही सुप्रीम लीडर हुए हैं, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और मौजूदा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। सुप्रीम लीडर को अयातुल्लाह और रहबर जैसे टाइटल्स दिए जाते हैं। यानी साफ है, राष्ट्रपति भले ही कोई भी बने, असली पावर तो सुप्रीम लीडर के पास ही होती है। ईरान में एक ऐसे राष्ट्रपति भी हुए थे जिन्होंने सुप्रीम लीडर की ताकत को कम करने की कोशिश की थी और वो थे महमूद अहमदीनेजाद। महमूद अहमदीनेजाद साल 2005 से 2013 तक यानी 8 साल ईरान के राष्ट्रपति रहे। वो शुरू में तो सुप्रीम लीडर के काफ़ी पसंदीदा हुआ करते थे, उनके खास हुआ करते थे। साल 2009 में जब दोबारा उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब तो ये भी आरोप लगे कि सुप्रीम लीडर के बेटे ने चुनाव में धांधली करके उनको राष्ट्रपति बनवाया था। उनके बेटे का नाम मुश्तबा है। पर्दे के पीछे मुश्तबा ने ही उन्हें अहमदीनेजाद को दोबारा जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी, ऐसे कई आरोप लगे थे। अहमदीनेजाद ने ईरान में गरीबों के लिए कई सारी अच्छी पॉलिसीज़ वो लेके आए, पक्के मकान बनाने की पॉलिसी वो लेके आए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही, जिसके बाद ईरान की आवाम में अहमदीनेजाद की इमेज काफ़ी अच्छी बन गई थी। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम लीडर के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। ऐसा माना गया कि अहमदीनेजाद ईरान में सुप्रीम लीडर को मिली हुई जो सर्वशक्तिमान वाली शक्ति है या अधिकार है उसको वो कम करना चाहते थे। 2013 में 2 बार का कार्यकाल पूरा करने के बाद 4 साल के ब्रेक लेकर जब राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 2017 में अहमदीनेजाद ने चुनाव में खड़ा होने की कोशिश की तो सुप्रीम लीडर ने उन्हें चुनाव में खड़े होने से रोक दिया। इसके 4 साल बाद यानी 2021 में अहमदीनेजाद ने फिर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा दाखिल किया तो उस पर्चे को मौलवियों की जो गार्डियन काउंसिल है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, उसने अहमदीनेजाद के पर्चे को खारिज कर दिया। इस बार के चुनाव में भी अहमदीनेजाद ने पर्चा दाखिल किया था लेकिन उसे फिर से गार्डियन काउंसिल ने खारिज कर दिया। इस पूरे वाक़े से, अहमदीनेजाद के इस पूरे किस्से से ये साफ है कि ईरान में असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास ही है, क्योंकि गार्डियन काउंसिल भी सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करते हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि दूसरे राउंड के चुनाव में, यानी पहले राउंड के चुनाव के बाद जो 2 प्रत्याशी अब बचे हैं, उनमें बाजी अब किसके हाथ लगती है और ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद दूसरी पावरफुल पोजीशन पर कौन बैठता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।